आज के इस वीडियो में क्लास 10 साइंस बिहार बोर्ड VVA का ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज कर रहे थे उसका हम लोग सेट 8 देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। देखिए, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो आपका चालक की लंबाई पे निर्भर करता है। ठीक है, चालक के लंबाई पे निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर इस पे निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से प्रतिरोध बराबर फार्मूला भी होता है रो इंटू एल अपॉन में ए, ई भी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है 2 नंबर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे दिए हुए, क्या दे दिए हुए? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती क्या है? धनात्मक होती है, तो आपकी क्षमता निकालनी है। ठीक है, तो P बराबर क्या फॉर्मूला होती है? 100 अपॉन में F। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगी? 100 अपॉन में F के जगह पे 20, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा? +5 डायोप्टर। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? देखिए, कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो किस रंग के लिए सबसे कम होता है? तो लाल के लिए सबसे कम होता है। ठीक है, और बैगनी के लिए सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी के लिए ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम किसके लिए? लाल हो जाएगा। और यहाँ से भी किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य किसके लिए सबसे अधिक होता है? बताइए। तो आपका लाल रंग के लिए जो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, अब बैगनी के लिए सबसे कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग विभवांतर कहते हैं। ठीक है, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किसी परिपथ में हम लोग किस रूप में जोड़ते हैं? तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो देखिए, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 1 वाट कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, शक्ति के बराबर फॉर्मूला होती है W अपॉन में टी। ठीक है, तो यहीं से P इक्वल तो शक्ति बराबर जो फॉर्मूला है W का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल अपॉन में टाइम का मात्रक सेकेंड। तो जूल अपॉन में सेकेंड मतलब जूल और सेकेंड के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को तो हम लोग क्या कह देते हैं? शक्ति का मात्रक होती क्या है? वाट होती है, तो इसी को तो हम लोग वाट कह देते हैं। तो 1 जूल अपॉन में सेकेंड, इसी को हम लोग 1 वाट भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में मध्यमा किसकी दिशा बताती है? तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में जो अंगूठा होती है वो चालक की गति की दिशा को बताती है, जो तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, और जो मध्यमा होती है, क्या जो मध्यमा होती है वो आपका प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? देखिए, ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाता है? C6H12O6। तो इसमें ऑक्सीजन क्या गो? 6 गो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कार्बन के क्या गो परमाणु? तो 6 गो। हाइड्रोजन के क्या परमाणु? 12 गो। ठीक है, चीनी का सूत्र क्या होता है? चीनी का
C12 H22 O11। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? देखिए कौन सा, जिसमें ऑप्शन में से कौन सा पद है जो विद्युत परिपथ की शक्ति को निरूपण करता है? देखिए विद्युत शक्ति बराबर फॉर्मूला होती है P=VI, यादें करके रखिएगा, VI। ठीक है, इसी फार्मूला में हम ये I=V/R, इस फार्मूला को हम लोग पुट कर देते हैं। I के जगह पे क्या पुट कर देते हैं? V/R। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? P=V, I के जगह पे V/R, तो P बन सकता है V²/R, ये भी हो सकता है। और यहाँ से V क्या लिख सकते हैं? I/R भी लिख सकते हैं, I/R। तो हम इसी फार्मूला में हम लोग V के जगह पे पुट कर सकते हैं। V क्या पुट कर दे? I/R, I/I। तो यहाँ से P क्या आ सकती है? I²R। ठीक है, तो ये तीनों में से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। I²R दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और शक्ति बराबर फार्मूला होती है P=W/T हो जाती है। ठीक है, इसका मात्रा क्या हो जाती है? तो इसका मात्रक वाट होती है, शक्ति का मात्रक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध तांबे के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध तांबे को बनाया जाता है। जब हम लोग शुद्ध तांबे का विद्युत अपघटनीय परिष्करण करते हैं, मतलब हम शुद्ध तांबे को हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तांबे का हम लोग परिष्करण करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो हमें अशुद्ध तांबा बनाया जाता है। कैथोड बनाते हैं या एनोड बनाते हैं? तो देखिए जब हम लोग शुद्ध तांबे का अपघटन, विद्युत अपघटन करते हैं, परिष्करण करते हैं, ठीक है, निष्कर्षण करते हैं, तो एनोड को अशुद्ध तांबा का बनाया जाता है। ठीक है, अशुद्ध तांबा को एनोड से बनाया जाता है, और कैथोड को शुद्ध तांबा से बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें वैद्युत अपघट किसको किसको मिलाया जाता है? तो CuSO4 और H2SO4 को मिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अशुद्ध तांबा को बनाया जाता है किससे? अशुद्ध तांबा को किसको बनाया जाता है? तो एनोड को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है? तो पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयवी है? देखिए तो समावयवी मतलब जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन इसकी संरचना शुद्ध अलग अलग हो जाए। ठीक है, जैसे देखिए पेंटेन में 1 2 3 4 5, ठीक है, CH3 CH2 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 CH2, एक संरचना ई हो गया, एक संरचना ई लिख दिए। देखिए CH3 CH CH2 CH3, उसके बाद इधर से CH3, एक तो संरचना ई हो गया। एक संरचना और भी लिख सकते हैं, CH3 C CH3 CH3 CH3, कितने संरचना? 3 संरचना लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पेंटेन की जो संरचनात्मक समावयवी हो 3 हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित करता है? तो सबसे ज़्यादा जो आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित करता है वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला आवर्त सारणी के किस वर्ग में होगा? ठीक है, 287, देखिए परमाणु संख्या इसका देख लीजिए कितना होगा? 8 2 10 7 17,
ठीक है, परमाणु संख्या इसकी कितनी आ रही है? 17। तो आपको बताना है कि ये किस वर्ग में आएगा। तो देखिए 17 किसकी परमाणु संख्या होती है? किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। क्लोरीन किस ग्रुप में आती है? 17 ग्रुप में आती है, 17 का। ठीक है, तो यह 17 ग्रुप में आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और ग्रुप 17 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। हैलोजन ग्रुप 18 को हम लोग क्या कह देते हैं? ग्रुप 18 को अक्रिय गैस कह देते हैं, या अक्रिय ग्रुप। ठीक है, अक्रिय ग्रुप 18 में क्या क्या होती है? क्या क्या होती है ग्रुप 18 में? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब आपका अक्रिय धातु, अक्रिय गैस होती है ग्रुप 18 में। ग्रुप 17 में क्या क्या होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका ग्रुप 17 में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अगला क्वेश्चन। विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ने पर कौन सी गैस निकलती है? विरंजक चूर्ण CaOCl2, जब इसको वायु में छोड़ते हैं ना, तो ये वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। Ca2 अब बनाती है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और क्लोरीन गैस को निकालते रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी गैस निकालती है? तो क्लोरीन गैस। अगला क्वेश्चन देखिए। मृदु जल बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है? जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं, ठीक है, तो जो जिंक होता है ना, ये आयरन को भगा देता है। ठीक है, विस्थापित कर देता है और बना देता है ZnSO4 प्लस Fe। तो क्या है ऑप्शन? क्या है? कोई अभिक्रिया नहीं होती। गलत है ये बात लिखा हुआ। जिंक आयरन को विस्थापित कर देता है, एकदम सही है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एल्काइल श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र है? तो एल्काइन है, सॉरी एल्काइन दिया हुआ है। एल्काइन श्रेणी का यौगिक का सामान्य सूत्र है। तो हम लोग तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले एल्क एन का क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 हो जाता है। और उसका होता है एल्काइल होता है, एल्काइल। तो इसका होता है CnH2n+1। तो क्या है? एल्काइन दिया हुआ है, एल्काइन, तो इसका होगा CnH2n-2। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। मनुष्य के विकृत जिसको किडनी कहते हैं में निस्पंदन इकाइयां कहलाती है। देखिए ये भी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ऐसे करके भी आता है। मनुष्य के विकृत के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो ये नेफ्रॉन कहलाता है। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। श्वसन के दौरान पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होकर क्या बनाता है? तो जब श्वसन के दौरान पाइरूवेट का जो विखंडन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अब पाइरूवेट जो बनता है वो साइटोप्लाज्म में बनता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो पाइरूवेट का जो विखंडन के दौरान जो बनता है वो क्या है? CO2 जल और ऊर्जा बनता है। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अग्न्याशय द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है? अग्न्याशय द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है? देखिए लाइपेज एंजाइम में ये भी अग्न्याशय द्वारा ही स्रावित होती है। अग्न्याशय द्वारा
लेकिन यह वसा का पाचन करता है। ठीक है। एमाइलेज ये आपका लार ग्रंथिया द्वारा भी हो सकती है, लार ग्रंथिया और अग्न्याशय द्वारा स्रावित होती है, अग्न्याशय द्वारा। ई आपका किसका पाचन करती है? तो कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। ट्रिप्सिन ई आपका अग्न्याशय द्वारा स्रावित होती है। ई आपका किसका पाचन करती है? तो प्रोटीन का पाचन करती है। पेप्सिन ई आपका अमाशय द्वारा स्रावित होती है, अमाशय द्वारा। ई आपको पाचन करती है, ये भी प्रोटीन की पाचन करती है। तो क्वेश्चन क्या है? अग्न्याशय द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है जो प्रोटीन का पाचन होता है? तो अग्न्याशय द्वारा ट्रिप्सिन जो है एंजाइम स्रावित होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के संगम स्थल को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। इस ज्वाइंट को सिनेप्स कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फल पकाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो एथिलीन होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, साइटोकाइनिन ये कोशिका डिवीजन के लिए होता है प्लांट में। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? तो स्त्रियों में XX लिंग गुण पाया जाता है, पुरुष में XY पाया जाता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, मेंडल के एक संकर संकरण का F2 पीढ़ी का दृश्य रूप अनुपात क्या था? तो ये 3:1 में था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंग हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रदांत भी हो सकता है, हमारा दांत और हाथी के दांत भी हो सकता है, आलू और घास के ऊपरी भूअस्थि भी हो सकता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, मतलब एक दिशा में होता है। इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के जो उत्तरदायी गैस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, CO2। अगला क्वेश्चन, जैव प्रवर्धन का कारण कौन सा रसायन है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा DDT। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रदर्शित होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंख के किस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं? तो आंख के किस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं? तो ये उत्पन्न कैसे होता है? जब उम्र बढ़ने के कारण ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको दूर करने के लिए कौन से हम लोग लेंस का व्यवहार करते हैं? तो बाईफोकल लेंस का हम लोग व्यवहार करते हैं। किसका? बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। ठीक है। बताइए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो अवतल लेंस का दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र जो होता है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी कब होता है? तो देखिए, अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, हमेशा। लेकिन एक कंडीशन होता है, देखिए
ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। जब आप वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में, तब जाके वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक नहीं बनता है, आभासी बन जाता है, ठीक है, और सीधा बन जाता है। देखिए, तो सबसे पहले प्रकाश की किरण गई, प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, कहाँ से, फोकस से, ठीक है। इस लाइन को हम लोग पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगला प्रकाश की किरण भेजते हैं ध्रुव पे, जिस कोण से आती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। तो इस लाइन को भी हम लोग क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जहाँ पे कटेगी, तो यहाँ पे कटेगी, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये वस्तु ए बी थी, उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गई, ठीक है। तो कैसा बनी, पीछे बनी, डॉट डॉट लाइन से हम दर्शाए हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आभासी हो गई, आभासी, और क्या, सीधा बनी। तो इसका कहाँ आप रखिएगा वस्तु को, ध्रुव और फोकस के बीच में, तो पी और एफ के बीच में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज मिलाने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है। देखिए, तो जो विलयन का जो रंग हो जाता है वो आपका पीला हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल में जल के कितने अणु होते हैं। तो कॉपर सल्फेट के जो नीले क्रिस्टल होते हैं उसका फॉर्मूला था CuSO4 इंटू 5H2O। तो बताइए इसमें जल के कितने अणु हैं, जल के 5 अणु हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है। ठीक है, तो देखिए पहले आवर्त में, आवर्त एक में, आवर्त एक में कितने तत्व होते हैं, 2। आवर्त 2 में कितने होते हैं, तो 8। तीसरके में 8, चौथे में 18, पंचमे में 18, ठीक है, छठे में 32, सतवें में 32, ठीक है। तो आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, देखिए छठे में भी और सातवें में भी, दोनों में 32 32 है। तो इसका तो ऑप्शन दोनों ही होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो इसका तो आंसर छठे और सातवें में दोनों ही बड़ा ही होना चाहिए। ये एक नहीं तो दोनों ऑप्शन में से एक को 1 या 2 कर देना होना चाहिए, ठीक है। तो समझ गए ना बात को, कि पहलू के आवर्त में 2 तत्व, दूसरे के में 8, तीसरे के में 8, चौथे में 18 18, 32 32, ठीक है। तो इसी में पूछा है कि सबसे अधिक तत्व है किस आवर्त में, तो छठे में भी 32 होती है और सातवें में भी 32 होती है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, ठीक है। असल में इसमें ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे, दोनों में से थोड़ा बदल के, लेकिन समझ रहे हैं बात को। चलिए अगला क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। तो इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रण करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप में साइटोकाइनिन सहायक है। तो पादप में जो साइटोकाइनिन होता है वो कोशिका विभाजन के लिए होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो जीन शब्द जो प्रस्तुत किया था वो आपका जॉन हांस ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेंडल क्या किया था, तो अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था, अनुवांशिकता का सिद्धांत, ठीक है। डार्विन ने क्या दिया था, कि आपका प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन द्वारा
विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। लैमार्क ने क्या दिया था? ये क्या दिया था लैमार्क में? विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बायोगैस में मीथेन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो बायोगैस में मीथेन की जो मात्रा होती है वही 50 से कितना 70% के आसपास होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लगा दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना होता है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। इसका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला सही है? तो कौन सा आहार श्रृंखला सही है? तो देखिए, घास को मछली खाएगी, मछली को बकरी खाएगी? नहीं। घास को बकरी खाएगी, बकरी को क्या खाएगी? मानव। मानव, तो हाँ इसका हो सकता है, क्या नहीं। घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाती है। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पूरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं।